हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने बात करने वाले हैं विद्युत के उसी लेसन की जो अपने पहले स्टार्ट किया था उसी के अंदर। तो उससे पहले कि अपने चर्चा कर ले, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत टाइम बाद है तो आज लगता है सारा कुछ भूल गए होंगे। तो फिर भी अपने बात करते हैं, विद्युत आवेश से स्टार्ट करेंगे क्योंकि विद्युत का लेसन अपने स्टार्ट करें थे। आवेश क्या होता है तो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में ये रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि पहले पहले ये बातें अपने पढ़ ली थी। और आज हम ओम का नियम, ओम के नियम की सीमा, विद्युत परिपथ, विद्युत प्रतिरोध, इन बातों पर अपने चर्चा करेंगे। यानी ये एक लेसन है अपना है, ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अभी विद्युत के बारे में। विद्युत पहले तो अपने विद्युत चैप्टर की बात करते हैं। विद्युत चैप्टर है क्या, कैसे है क्या, ये फिजिक्स पर डिपेंड चैप्टर है, क्योंकि नए बच्चे हो तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले क्या पार्ट फर्स्ट देख लेना। उसके अंदर थोड़ी थोड़ी बात है, मतलब पहले जो मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें वो कर ली। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आप टेंथ का एग्जाम देना चाहते हो तो आप थ्योरी बेसिस ज्यादा पढ़ें, यानी थ्योरी पढ़ने की कोशिश ज्यादा करें। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ये मतलब है कि आप अगर ये जो समीकरण ही करवाते हैं, जैसे इक्वेशन वगैरह होती है, तो ये क्या आपको जल्दी समझ में आती है अगर थ्योरी समझ में आ जाती है तो। ठीक है, तो आप क्या है, पहले तो मतलब थ्योरी पढ़ने की कोशिश करें, और थ्योरी ही एग्जाम के अंदर यानी 10वीं बोर्ड तक तो थ्योरी ही आएगी। ठीक है, तो वहां पे अगर आप इक्वेशन मतलब थोड़ी बहुत लिख दो तो अच्छी बात ही है, ज्यादा कोई अपने नुकसान वाली बात तो है नहीं। फिर भी अगर आप ज्यादा इक्वेशन वगैरह याद नहीं कर सकते तो आप उस पर ज्यादा मत ध्यान नहीं दें। आप क्या है, थ्योरी तैयार करें एक बार, क्योंकि आप एग्जाम 10वीं का देना चाहते हो तो 10वीं के एग्जाम में थ्योरी बेसिस आती है। ठीक है, तो आप क्या है, सबसे पहले इन चीजों को समझ ले। और इससे अगर कोई सवाल आता है, जैसे पूछ ले कि विद्युत क्या है, तो इन इन चीजों के बारे में अगर कोई प्रश्न आ जाए, जैसे विद्युत आवेश क्या है, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो इन चीजों के बारे में अगर आपको पता होता है ना, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, तो अपने बात करते हैं कि विद्युत क्या है। सबसे पहले विद्युत विद्युत होता क्या है। मैं ऐसे कहता हूँ कि विद्युत के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है। ठीक है, विद्युत के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें विद्युत आवेश कहते हैं। जब ये आवेश रुके हुए हैं तो ये आवेश ही कराएंगे। जब ये आवेश गति करने लग जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या कहलाते हैं, विद्युत कहलाते हैं। समझ में आई बात। यानी आवेश जब कोई पार्ट रुका हुआ है तब तो वो आवेश ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो गति करने लग जाता है, इधर उधर भागने लग जाता है, तो फिर वो क्या है, विद्युत कहलाएगा। बात समझ में आई। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश को हम ऐसे बोलते हैं कि आवेश, पहले तो ये बताया वैज्ञानिकों ने कि आवेश मतलब पॉइंटों के अंदर नहीं होगा या फिर माइनस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, आवेश या तो पूरा एक होता है या फिर मतलब, यानी अपने ऐसे बोलते हैं कि या तो एक पूरा आवेश होता है और या फिर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। यानी आवेश का क्वांटीकरण या तो आवेश एक के अंदर काउंट होता है, दो के अंदर काउंट होता है, तीन के अंदर, यानी प्लस वाली संख्याओं के अंदर काउंट होता है। जीरो से लेके प्लस वाली संख्या तक काउंट होगा। समझ में आई बात। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण में ये होता है। आवेश के क्वांटीकरण में ये बताया था कि आवेश है वो हमेशा पॉइंटों के अंदर, यानी आधा आवेश नहीं हो सकता किसी के ऊपर। आज से बोल दे कि इसके ऊपर आधा आवेश है या डेढ़ आवेश है या ढाई आवेश है या 3.5 आवेश है, ऐसे नहीं बोल सकते अपने। या तो 3 आवेश बोलेंगे या फिर अपने क्या है, 2 आवेश बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, ये बात थी। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात थी। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा आप सभी जानते हो। मैंने ये बोला कि विद्युत क्या है, विद्युत जब आवेश है रुके हुए हैं तो आवेश कहलाएंगे, जब वो गति करने लग जाएंगे तो विद्युत धारा कहलाएंगे। यही बात है। धारा की दिशा क्या होती है। धारा की दिशा समझने से पहले आप दो चीजें आपको समझनी है, एक इलेक्ट्रॉन की दिशा और एक धारा की दिशा। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखें। जब आप आगे बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा। वैसे तो मतलब छोटी क्लासों के अंदर पढ़ाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल पढ़ाते नहीं है। 9वीं 10वीं क्लास को बे परमाणु क्या है, ये फिर परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, ऐसे ऐसे। तो ठीक है, तो ये चीजें अपने वो छोड़ो। अपने ये बात समझते हैं कि परमाणु है, ये जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। समझ आई बात। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा आप ऐसे बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश है। तो हमने ये पढ़ा है कि जब दो आवेश होते हैं, दो पर अलग अलग मतलब आवेश है, तो वो क्या है, दूसरी की ओर आकर्षित होता है। यानी अपने जैसे पर आकर्षित नहीं होगा, उससे तो प्रतिकर्षित होगा। लेकिन अगर कोई उसको अपने से अलग वाला आवेश दिखता है तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है। आप भी तो ऐसे ही करते हो। ठीक है, आप भी तो ऐसे ही करते हो। जैसे कोई अच्छा आदमी है, जैसे ये कोई अच्छा आदमी है,
तो अच्छा है वो बुरे की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, वो उसे जल्दी गालियां वगैरह सीख लेता है। ऐसे ही होता है बच्चों के अंदर। यानी छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है, उसको पहले तो गालियां नहीं आती, लेकिन दूसरा बच्चा जब वो गालियां निकालता है तो उसके साथ में वो मिल जाता है और वो संगति का असर पड़ जाता है। तो यानी मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो विपरीत आवेश होते हैं ना वो आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश था और माइनस किसकी ओर आकर्षित होगा, प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा फिर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर उसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये बात है। धारा की दिशा क्या है, धारा की दिशा, कि धारा है इसकी दिशा क्या होगी, धारा पर आवेश कौन सा होता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, धारा पर कौन सा, प्लस आवेश। ठीक है, तो ये प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है उसके उल्टा क्या है, धारा की दिशा हो जाएगी। समझ में आई बात है, समझ में आई इतनी बात। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एसआई इकाई क्या होती है, पहले डस्टर कहाँ रख दिया, डस्टर ले आता। तो धारा की दिशा की आपने बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की दिशा आपने बात करी, धारा की दिशा की बात करें, अभी धारा क्या होता है, धारा इसका उल्टा होगा। धारा पर प्लस आवेश है तो आवेश ये क्या, माइनस की ओर तो आकर्षित होंगे, यानी दिशा उधर ही होगी जिस ओर वो चलेंगे। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस की ओर और धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई की इकाई की बात करते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी इसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा को किसके अंदर मापते हैं, एम्पियर के अंदर। पहले पहले वाली क्लास के अंदर बताया था कि एम्पियर के अंदर मापते हैं, और किसके नाम पर रखा है, तो आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे रखा है। ठीक है भाई साहब, इतनी बात होगी। तो ये इसकी एसआई इकाई का मतलब मात्रक वगैरह हो गया भाई। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। मात्रक का मतलब क्या होता है, उसे मापने की इकाई जो, ठीक है, वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं ऐसे कहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या, ये बाहर कहीं पे पड़ा हुआ है आवेश, ठीक है, मैं इस आवेश को किसी इलेक्ट्रॉन का ये जो जो ये वाला जो एरिया है, ये इस एरिया के अंदर लेके आता हूँ और इस पर कुछ क्या है, कुछ काम किया जाता है कुछ। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा खपत होती है, ठीक है, तो वो क्या है, यानी इसको यहाँ लाने में जो ऊर्जा खपत हुई है वो क्या है, विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इस आवेश को या इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे और इसको इसके एरिया के अंदर लेके आएंगे, तो वो क्या है, इस पे जो ऊर्जा खर्च होगी वो क्या है, विद्युत विभव है। ठीक है, बाकी मैंने क्या है कि अगर मतलब आपको मेरी बोली हुई बात थोड़ी बहुत भी अगर समझ में नहीं है, तो आप मेरे नोट्स ले लेना। उन नोट्स में क्या है, सारी चीजें, ये जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ ये चीजें लिखी हुई है, तो वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अरे हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है या आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो। ठीक है, यानी यहाँ से कोई मतलब आवेश है, इस आवेश को उठा के इस इलेक्ट्रॉन की या फिर इस आवेश की मतलब संपर्क में लेके हैं दूसरे आवेश के संपर्क में। यानी यहाँ पे कोई आवेश पड़ा था और यहाँ पे ये जो आवेश पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई आवेश पड़ा है, यहाँ पे कोई आवेश है, इस आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा लगी है, ठीक है, जो मतलब एनर्जी खपत हुई है, वही क्या है, विद्युत विभव है। समझ में आई बात, आई बात समझ में। विभवांतर क्या होता है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पहले वाली क्लास में सारी चीजें बता दी थी। अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मतलब ये रिपीट करवा रहा हूँ, फिर आगे मैं यानी आगे वाली क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ यही इसी क्लास के अंदर। मतलब अभी स्टार्ट हो सकता है ये क्लास लंबी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। विभवांतर क्या होता है, विभव के बीच में अंतर, विभव के बीच में अंतर। यहाँ पे ये पड़ा था, इसके पास कुछ एनर्जी थी, वो इसका विभव मान लेता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में इस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ आया चल के, तो इसके विभव में कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। इसके पास जो एनर्जी थी उस एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ फर्क आएगा। इस विभव के बीच में, इस इन दोनों विभव के बीच में कुछ अंतर होगा, वो विभवांतर कहलाएगा। समझ में आई बात, या फिर समझ में आई बात। ठीक है, यंत्र क्या होता है इनका, इनका यंत्र क्या होता है। यंत्र विद्युत विभव को मापने का और विभवांतर को मापने का अलग अलग यंत्र है इन दोनों के। यानी विद्युत धारा को अगर, विद्युत धारा को अगर आप मापना चाहते हो, सॉरी विद्युत विभव को नहीं बोला, विद्युत विभव को बोल दिया,
विभवांतर को मापने का और विद्युत धारा को मापने का अलग अलग यंत्र है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं और इसे मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई साहब। और विभवांतर भी वोल्ट के अंदर मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वोल्ट के अंदर मापा जाता है। ठीक है। और विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है। यंत्र की बात कर ली, एमीटर वोल्ट मीटर। अब चलते हैं हमारे आगे के, मतलब यहाँ तक जो चीजें थी मैंने द्वारा बता दी। विद्युत आवेश पढ़ा, आवेश क्या होता है, आवेश का क्वांटिटी में, विद्युत धारा, धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा, धारा की एसआई इकाई, विद्युत विभव, विभवांतर और यंत्र की बात हमने कर ली है। ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बात करेंगे। अब इसकी बात करते हैं कि ओम का नियम है क्या। ओम का नियम क्या है, ध्यान से पहले तो मैं लिख दूं। बी वी है वो समानुपाती होता है आई के। बस इसी से अपनी थ्योरी बन जाएगी। बस थोड़ी सी इसी से थ्योरी बन जाएगी। थ्योरी कैसे बनेगी? ओम सर ने ऐसे बोला कि जो विद्युत विभवांतर है ना, विभवांतर है जो, ठीक है, वो क्या है, इस आई के यानी इस धारा, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। समझ आई? समानुपाती का निशान है। अगर अगर किसी को समानुपाती नहीं पता तो मैं ऐसे बोल दूं कि अगर एक अनुपात में हो, यानी धारा विभवांतर का मान अगर मान लो 2 होता है, ठीक है, तो वो इसके पहाड़े में आने वाली संख्या होगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। तो ये क्या है, इसके समानुपाती होगा हमेशा हमेशा। ठीक है। तो वो है समानुपाती। इसी से अपने ओम का नियम याद रह जाएगा। लेकिन ओम का नियम कुछ शर्तें रखता है कि अगर मान लो, ओम का नियम ये कहता है कि विभवांतर है वो हमेशा इस विद्युत धारा के समानुपाती होगा। इसकी थ्योरी आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई मैं टेलीग्राम पे जाके आप ले लेना, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा शाम को, वहां से आप ले लेना। ठीक है। तो यानी विभवांतर विभवांतर हमेशा समानुपाती होता है। कब समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? धारा के, विद्युत धारा के, या धारा के या विद्युत धारा के, धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। लेकिन कोई भी चीज है कुछ शर्तों पर डिपेंड करती है, हमेशा हर जगह वो मतलब उसका नियम चलता रहे ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो इसकी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि अगर आप विभवांतर, मतलब विभवांतर आप धारा के समानुपाती देखना चाहते हो तो आपके पास क्या है, एक तो तार की लंबाई समान होनी चाहिए, मतलब हमेशा तार की लंबाई समान ही रहेगी। मान लो आप कुछ 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो किसी परिपथ के अंदर। ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जब आप किसी एक 5 वोल्ट की बैटरी, इन दोनों के बीच में विभवांतर माप रहे थे, आप क्या करते हो, 5 वोल्ट वाली में तार अलग लगा, तार की लंबाई कुछ अलग रख लेते हो, या 12 वोल्ट वाली कुछ अलग रख लेते हो, तो विभवांतर अपने आप अलग अलग होता जाएगा, मतलब फिर इनका समानुपाती नहीं आने वाला, वहां पे ओम का नियम काम नहीं करेगा। फिर क्या है कि जैसे मान लो आप कुछ कुछ क्षेत्रफल मान लेते हैं, जैसे कुछ ए क्षेत्रफल है, कोई ए क्षेत्रफल वाले तार लगा लेते हो। ए क्षेत्रफल मैंने ऐसे मान लिया, मतलब कोई संख्या तो मान नहीं सकता, तो फिर मैंने ऐसे ए मान लिया, मेरे मन में आया मान लिया, मैं मान लिया। ठीक है। ए मान लो कोई क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल वाली तार लगाते हो। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में जब आप इस बैटरी, पहले आपने ये वाली बैटरी जब मापी, इसकी आपने मतलब विभवांतर आपने मापा, तब तो आपने ए क्षेत्रफल वाली कोई तार लगाई। फिर आपने जब 12 वोल्ट वाली जो बैटरी लगाई, तब आपने बी क्षेत्रफल वाली तार लगा ली। मतलब कि जैसे यहाँ पर मैं ऐसे बोलूं कि एल्यूमिनियम की तार थी और यहाँ पे क्या है, आपने तांबे की तार लगा दी, तो भी इनका ये नियम फॉलो नहीं होगा। ठीक है। यानी इनकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको माननी ही पड़ेगी, तभी इस नियम का पालन हो सकता है, वरना नहीं होगा। ओम का नियम फेल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। कहना क्या रहता है, एक तो क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल है वो समान होना चाहिए, ताप समान होना चाहिए। ठीक है। पहले जो ताप था वो नियत होना चाहिए, नियत का मतलब जितना आप ताप पहले रखते हो बाद में भी उतना ताप होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में तार की लंबाई, या फिर धातु, यानी कोई भी धातु की तार है, पहले आपने तांबा यूज किया बाद में एल्यूमिनियम यूज किया तो भी कुछ ज्यादा लगा सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं इनकी।
तो आप देखना ना भी ओम के नियम में ये चीजें हैं, तो आपको मतलब मोटा मोटा पढ़ना है ये चीजें। और एग्जाम में तो आप इतनी बात करना जानते ही हो, ठीक है। तो वो वहां पे आप चेंज कर देना है इसको भी, कुछ एक टॉपिक आपको कुछ याद रह जाए पॉइंट, तो उसे थोड़ी सी बड़ी बनाने की कोशिश करना, ताकि सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से आप लिख सको, ठीक है। तो एग्जामिनर पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि हाँ बच्चा कुछ अच्छा लिख के रहा है, ठीक है बेटा। तो ओम का नियम ये था। इसके बाद में तो जैसे अपने ओम के नियम की बात कर रहे थे कि ओम का नियम ऐसे होता है भी, विद्युत है वो मतलब विभवांतर है वो क्या है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ये बात अपने कर ली थी। फिर इसके बाद में कि ये कहता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओम के नियम की कुछ सीमाएं बताइए, सीमा क्या होती है, सीमाएं बताइए, ठीक है। सीमा क्या होती है, सीमा का मतलब ये है कि ओम किन किन नियमों पर काम करेगा, मतलब ये आपको बताना है भी। जैसे जहां पर ओम का नियम काम करेगा वो ओम के नियम की सीमा है, जहां तक आपका एरिया वहां तक आप वर्क करोगे, ठीक है, तो वो उसकी सीमाएं हैं। जैसे मैंने बताया कि चलो आप फिर भी लिखना चाहते हो तो आप देखो थोड़ा थोड़ा समझ लो। एक तो ओम का नियम जिन चीजों पर काम करेगा वो ओम के नियम की सीमा है, एक नंबर। जिस जिस नियम मतलब कि जहां पर ओम का नियम लागू होता है वो ओम के नियम की सीमा होगी। दूसरी बात कि ओम का नियम ये कहता है, दूसरी बात की ओम का नियम ये कहता है कि एक तो उसका आयतन मतलब आकार है वो निश्चित तार का आकार, तार का ताप और तार का क्षेत्रफल, ये चीजें नियत होनी चाहिए, फिर क्या है वहां पर ओम के नियम काम करता है। तो ओम की सीमा के अंदर आपको ये लिखना है, इस पे ज्यादा कुछ अपने चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि मतलब ऐसे ही दे दिया कि ओम के नियम की सीमाएं क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए वो एक टॉपिक डाल दिया कि हाँ इसमें सीमाएं बताइए। तो फिर मैंने ये आपको बता दी थी सीमा में आप क्या लिखोगे, कि ओम का नियम जहां पर काम करता है वो एक तो ओम के नियम की सीमा वो है। और दूसरी बात कि ओम का नियम ऐसे कहता है कि तार का जो तार की लंबाई है, ताप है, क्षेत्रफल है, वो नियत होनी चाहिए, ठीक है। यानी जब आप कुछ वोल्ट की बैटरी को माप रहे थे, अगर फिर उसके बाद में कुछ 2 वोल्ट की बैटरी के बीच में विभवांतर मापोगे, या फिर आप क्या है कुछ दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापोगे, तो वहां पर क्या तार की लंबाई सेम होनी चाहिए, फिर आप माप सकते हो, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में बात करते हैं विद्युत परिपथ की, कि विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत परिपथ होता क्या है। तो मैं नॉर्मल नॉर्मल परिभाषा आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो अगर आपको हार्ड पढ़नी है तो मतलब समझ में नहीं आता जैसे किताब के अंदर लिखा, क्योंकि एमसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, फिर इसीलिए बच्चे क्लासेस देखते हैं, और क्या है। अगर पढ़ना ही होता तो फिर किताब में से पढ़ लेते, लेकिन उसकी लैंग्वेज हार्ड होती है, इसीलिए क्या है कि आपको इन क्लासों से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। विद्युत परिपथ ये होता क्या है, विद्युत परिपथ के बारे में ये बताता हूँ कि जैसे आपने नॉर्मल आपने कभी ऐसे क्या किया है वो कुछ कि एक एक साइड आपने बेल्ट में बेल्ट का निशान अच्छे से बना देता हूँ मैं, नहीं तो बच्चे बोले ये ऐसे क्या बनाए है ये, ठीक है। तो आपने ऐसे यहाँ पे कुछ ये वाली बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपने जैसे ये बल्ब लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपने स्विच वगैरह लगाई है। तो ये क्या है, पूरे के पूरे यानी जहां पर सारी चीजें मतलब मिल रही है, बैटरी मिल रही है, एमीटर मिल रहा है, जो आपने कुछ संयंत्र लगाया, मैंने बल्ब लगाया, जैसे आपने कुछ रेफ्रिजरेटर वगैरह, जैसे कुछ भी चीजें आप लगाते हो घर पे फिटिंग वगैरह करते हो ना, तो ये तारों से ये जो बनाया हुआ है, तार जहाँ पे जुड़ी हुई है, संयोजी तारें जुड़ी होती है, वो क्या है, जो तारें जुड़ के बैटरी के साथ में एक पूरा का पूरा ऐसे पूरा का सर्कल पूरा कर देती है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ आई बात। यानी अगर मैं ऐसे कि यहाँ से ये स्विच हटा लेता हूँ, इस तार को तोड़ देता हूँ, तो क्या ये विद्युत परिपथ है? नहीं है, ये विद्युत परिपथ नहीं है। यानी विद्युत परिपथ कब होगा, विद्युत परिपथ जब भी होगा तब जब ये पूरा का पूरा आरेख मतलब जैसे आपने ये आरेख बनाया है, ठीक है, इसमें क्या है कि आप पूरी चीजें लगा देते हो और ये क्या है पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ में आई बात? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, जैसे कि तारे तारे सारी जुड़ी हुई है, ठीक है, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, ये विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। विद्युत परिपथ का टूटना या टूटा हुआ परिपथ या टूटी हुई कुंजी या खुली हुई कुंजी, ऐसी कुछ चीजें अगर आपसे पूछ ले कि एक विद्युत परिपथ बनाइए, विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए, टूटा हुआ होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, कहीं से भी क्या है इस कुंजी को तोड़ दोगे, या आप ऐसे करिए कि एक यहाँ पे एक क्लिप लगा लीजिए,
और इसको यहाँ से मतलब ऐसे उठा हुआ मतलब यहाँ से टूटा हुआ, आप कैसे बोलते कि कोई टूटी हुई कोई भी मतलब टूटा हुआ परिपथ बनाइए, तो फिर आप क्या है यहाँ से कहीं से भी इसको तोड़ के ऐसे बना देते हो। ठीक है, ये भी इसका निशान है। तो फिर अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें क्या है, ये जो कुंडली होती है उसके बीच वाला जो बिंदु है वो नहीं बनाइए, और क्या है आपका जो टूटा हुआ परिपथ है वो बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अपनी बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात, प्रतिरोध लिख देते हैं। प्रतिरोध कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है ये बात करते हैं अपने। प्रतिरोध का मतलब ऐसे है कि अगर आप कहीं से भी जा रहे हो ऐसे, ठीक है, और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है कोई, और यहाँ पे ऐसे जा रहे हो और आपकी कोई ना कोई स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, यानी अगर आप कहीं पे 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं और आपको यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पार करते 2 मिनट लग जाते हैं, तो अब आप कितने टाइम में पहुंचोगे, 12 मिनट के अंदर पहुंचोगे, 12 मिनट के अंदर पहुंचोगे, यानी कुछ ना कुछ टाइम आपका बढ़ा दिया। तो प्रतिरोध का मतलब ये है कि आपकी स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। यानी अगर अपने अब विद्युत की बात करें, जो रुकावट आएगी ना, ये रुकावट ही प्रतिरोध है। जहां पे आपको रुकावट लगती है तो आप इसे प्रतिरोध बोल सकते हो, लेकिन प्रतिरोध क्या है, लाइट के अंदर होता है। तो अपने ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आप स्पीड ब्रेकर से जा रहे थे, आपके हम आ रहे थे, वहां पे बहुत ज्यादा प्रतिरोध था इसीलिए हम लेट हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते आप। लाइट के अंदर प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो ऐसे मत बोल देना, नहीं तो आपको कोई मूर्ख समझेगा कि ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मतलब ये है। फिर इसके बाद में कि लाइट के अंदर प्रतिरोध को हम कैसे माने, लाइट के अंदर प्रतिरोध वैसे माने कि कोई चालक है, चालक, चालक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो कोई चालक के अंदर कोई कुछ चालक का ऐसा गुण है, कोई चालक का ऐसा गुण है जिससे क्या है कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध क्या है, कोई चालक का एक गुण है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जैसे मैं बात करूं पहले तो अपने इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कोई समीकरण की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे अपने थोड़े से प्रतिरोध कैसे प्रभावित होता है ये चीजें आपने बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ओम के नियम में कि वी बराबर वी समानुपाती होता है किसके, आई के, यानी जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है आई के, ये समीकरण ओम सब ने दी थी। ठीक है, और वहां से क्या है, हमने ये उठा लिया कि समानुपाती के जब चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पे नियतांक लग जाता है, और बराबर जब बराबर करते हैं तो ठीक है, तो हमने आर आई इसको लिख दिया। आर मतलब कोई नियतांक है या रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है, तो ये चीज हम इस नियतांक को हम ऐसे मान लेते हैं। अब हमने क्या है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो आप स्पेलिंग अपने लिख लेना, मतलब किताब में से आपको दी हुई होगी वहां से आप लिख लेना। ठीक है, तो आर, अगर आप रेसिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आर इधर आ जाएगा, आर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, वी बटा में आई बराबर आर आई। ठीक है, जब आर बाहर जाएगा तो क्या है, क्या बचेगा इधर, वी बटा में आई, ये हमारी इक्वेशन होगी। और ये क्या है, विभवांतर में हमारी सॉरी इसमें प्रतिरोध में काम आती है। कि जब आपको कोई समीकरण में ऐसे बोल दे कि प्रतिरोध निकाल के दिखाइए, तो आप वहाँ पे ये चीजें यूज कर सकते हो, यानी आपको धारा लगानी है और यहाँ पे विभवांतर कितना कितना दिया होगा, विभवांतर कितना है और धारा की गति कितनी है, और यहाँ पे क्या है आपको प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने कि प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब प्रतिरोध कब घटेगा और कब बढ़ेगा, ये कब हो सकता है। मैं ऐसे बोलता हूँ प्रतिरोध कब बढ़ेगा, मतलब अब विद्युत अपने मतलब लगा रखे, आपने कोई तार लगा रखी है और यहाँ पे कुछ बल्ब लगा हुआ है, ये तारे मतलब ये बाहर बाहर वाले क्या है, तार लगी हुई है। अब क्या है कि अगर मैं कोई तार की मोटाई बढ़ा देता हूँ, विद्युत धारा आसानी से चलती रहेगी, तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम। प्रतिरोध क्या हो गया, कम। तो तार की मोटाई पर, तार की
मोटाई पर, यानी या क्षेत्रफल लिख देता हूँ इसको, क्षेत्रफल, मोटाई मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में लंबाई पर, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में धातु पर भी निर्भर करता है कि कौन सी धातु है, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। धातु या इसे लिख सकते हैं भी दांत की प्रकृति, दांत की प्रकृति, इसी बात समझ में आई। भी प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तार की मोटाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर तार की मोटाई बढ़ जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, हम जब क्या करते हैं, जब कोई जैसे बड़ी मोटर लगा रहे हैं घर पे, तो फिर क्या करते हैं, वहां पे तार अपने कहते हैं कि मोटी तार देना भैया, जो क्या है कि टूटे नहीं या फिर जले नहीं, ठीक है, पटाखा ना मारे, विस्फोट ना हो उसके अंदर, जो भी चीजें अपने नॉर्मल भाषा में जो भी बोले वो चलता है, ठीक है। तार की मोटाई भी अपने ऐसे बोलते हैं। मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा, धारा आसानी से प्रवाहित होगी, धारा आसानी से प्रवाहित होगी तो अपने मतलब नुकसान होने का खतरा नहीं। तो तार की मोटाई पर निर्भर करती है। लंबाई क्या है, लंबाई देखो, अगर लंबाई बढ़ती है ना तो प्रतिरोध क्या है, मतलब बढ़ता है। लंबाई के साथ में प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है, ठीक है। अब धातु, यानी कई बार ऐसे नहीं होता क्या कि अपने कहीं से तार मतलब तार लंबाई, लंबी तार लेके आ रहे थे, और फिर क्या हो, धारा उसके अंदर प्रवाहित होती है, तो वो क्या है, तार जल्दी से मतलब ज्यादा टाइम चलती नहीं है, तो लंबी तार लंबाई ज्यादा होती है ना, तो वहां पे प्रतिरोध बढ़ता है। इसके कारण क्या है, वो क्या है, जल जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो वो लंबाई के कारण क्या है, वो प्रतिरोध बढ़ता है। धातु, धातु पे कैसे डिपेंड करता है, अपने जब कोई मतलब विद्युत की कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज लेके जाने लेने जाते हैं ना, तो हम ऐसे बोलते हैं कि तांबे की भैया तांबे वाली मोटर हो तो देना, वरना मत देना, या फिर एल्यूमिनियम वाली मोटर मत देना, और वो तांबे की मोटर के पैसे भी ज्यादा लेता है, ठीक है। या आप ऐसे बोलते हो कि भैया कुछ विशेष जो आपको पसंद हो, ठीक है, तो वो क्या है कि विशेष धातु की बनी हुई कोई चीज देना, ठीक है। उस पदार्थ की प्रकृति पर या कुछ उसकी धातु पर डिपेंड करती है भी हाँ इसके अंदर करंट है वो आसानी से प्रवाहित हो, तो ऐसी चीज है ना जहाँ पे प्रतिरोध क्या हो, कम हो, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि प्रतिरोध कितना होगा कितना नहीं, ठीक है। तो इन धातु पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे आप तो प्रतिरोध किन बातों पर डिपेंड करता है ये पढ़ लिया आपने।